उसमें जब वो लॉगिन करते हैं अपनी ऐप के अंदर तो उनके नियरेस्ट 200 मीटर्स के अंदर जो एक्टिव गाड़ियां होती हैं वो उनकी ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारी ईआरएसएस की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉगिन का इंटरफेस दिया गया है। ईआरएसएस का अपना जो डैशबोर्ड है, जो इमरजेंसी डैशबोर्ड 1022 नंबर पे चलता है, उस पर भी हमने फीड्स लाइव दी हुई हैं कि जब इमरजेंसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको डायरेक्ट लाइव फीड उनके इंटरफेस पे भी आएगी। जदिओ राज्य में वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पाई नियम बाध्यतामूलक होनी, तेबे VLTD कंट्रोल एंड कमांड रूम प्रस्तुत हो सारी और ये RTO 2 भुवनेश्वर RTO 2 रो जो नुआ कार्यालय बिल्डिंग से ये कमांड एंड कंट्रोल रूम रही है। ये आपण चित्र देखुं ये हूँ VLTD कमांड कंट्रोल रूम रो चित्र, जो कि जो माने अछंती जो माने कार्य करुँच से माने किभली ये जिते कौन वेहिकल लोकेशन को ट्रैक करा से केमिति काम करेंगे से माने समस्त कर्मचारी माने अछंती उपस्थित अछंती। तेबे आमे जानिबा जे ये जो वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वास्तव में केमिति काम करिवो, ये ताकू किभली एठी ट्रैक करा जिवो ए कमांड कंट्रोल रूम रे, से नहीं आमे आलोचना करिया। आम सहित अछंती BSNL रो इंजीनियर अछंती अरुण कुमार चौहान अछंती। सर, आपको OTV को स्वागत करते हैं। ये जो वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जिसके बारे में चर्चा चल रहा है, 1 साल हो गया है चर्चा चालू है, लेकिन ये जो लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे, इसको हम आप दिखा सकते हैं हमको ये कैसे काम करता है? सर, मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जो GPS ट्रैकिंग डिवाइस AIS 140 है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक AIS 140 करके एक स्टैंडर्ड बनाया था, जो अब BIS 16833 कन्वर्ट हो चुका है, जिसके अंदर उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन करी थी GPS ट्रैकिंग डिवाइस की, ताकि जो पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट लग रहे थे, जो डाटा इंडिया से बाहर भेज रहे थे, या नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस लग रहे थे जिनमें डाटा कम्युनिकेशन सेम नहीं था और ना उनकी कोई एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग थी कि वो किन कंडीशंस में काम कर सकते थे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत काम किया जब निर्भया 2012 में दिल्ली में हुआ था। और उसके अंडर उन्होंने जो पॉइंट्स नोट किए गए कि वुमेन सेफ्टी जो है मेजर कंसर्न है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो उन्होंने उसको भी पॉइंट में माइंड में रख के उसके अंदर जो है वो एक पैनिक बटन की ऑप्शन डाली, ताकि वो वुमेन्स के साथ साथ जो चाइल्ड्स हैं या जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई अकेला ड्राइव कर रहा है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो उस टाइम के अंदर वो पैनिक बटन दबा करके अपने पास नियर बाई हेल्प ले सकता है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स डिफाइन किए थे कि उसके अंदर जो IRNSS है, जो इंडियन नेवी सैटेलाइट सिस्टम है, उसके थ्रू वो GPS को ट्रैक करेंगे। और उसके अंदर जो सिम्स थी, जो नॉर्मल ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर इश्यूज आते थे कि कोई सिम निकाल लेता है, कोई सिम के अंदर टॉपअप नहीं करता है, उन सारी चीज़ों को टैकल करके उन्होंने एक eSIM इजाज़ करी थी, जिसके अंदर वो सिम जो है वो प्री फिटेड डिवाइस के अंदर होती है, जिसको कोई निकाल नहीं सकता है, बंद नहीं कर सकता है। और उसके अंदर नेटवर्क के इश्यूज आते थे कि कहीं एक नेटवर्क में जा रही है तो गाड़ी का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो गाड़ी का डाटा आना बंद हो जाता था। तो उसके अंदर मॉर्थ ने बनाया कि इसके अंदर ड्यूल प्रोफाइल होने चाहिए। जब भी कोई भी AIS 140 डिवाइस किसी भी गाड़ी में लगेगी, उस टाइम पे उसके अंदर 2 नेटवर्क्स एक्टिव होने चाहिए। सिम के अंदर जो स्टोरेज होती है कि इन केस अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पे नेटवर्क है ही नहीं, तो उस केस में जो डाटा वो रिकॉर्ड कर रही है वो लोकली उसके अंदर स्टोर होना चाहिए, जिसके अंदर जो AIS 140 में स्टैंडर्ड में बताया गया है कि 45,000 रिकॉर्ड्स वो इंटरनली स्टोर कर सकती है। उसके अंदर एक बैटरी की कैपेसिटी डिफाइन की गई कि इन केस डिवाइस को अगर कोई टेम्पर करके बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देता है, तो वो डिवाइस इंडिपेंडेंटली 7 से 8 घंटे अगर फुली चार्ज है तो वो उसी सेम फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकती है। और उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि अगर पावर डिस्कनेक्टेड है और अगर गाड़ी नहीं चल रही है, तो उसको वो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो AIS 140 की सर्टिफिकेशन लेते हैं एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट ने CMBR एक्ट के अंदर जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो CMBR एक्ट के अंदर सर्टिफिकेशन देती हैं, जो गाड़ियों को प्रूव करती हैं, ICAT हो गया, ARAI हो गया, ऐसे टोटल 7 एजेंसीज हैं जो इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करती हैं। सर्टिफिकेशन होने के बाद स्टेट में जो वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, उनके लिए एक एम्पैनलमेंट प्रोसेस बनाई गई है, ताकि कोई भी ऐसा ऑपरेटर ना आ जाए जो सिर्फ फ्लाई बाई नाइट सेल करके रन आउट कर जाए। तो उनके लिए स्टेट ने एक प्रोसेस बनाई, जिसके अंदर उन मैन्युफैक्चरर्स को जो सीरियसली काम करना चाहते हैं, पब्लिक को सर्विस देना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम इंस्टॉल करोगे और आप इसको सर्विस नहीं दोगे और हमेशा चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ये हमेशा लाइव रहने वाला प्रोडक्ट है। अगर कहीं पे कोई डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको सर्विस देने के लिए अगर कोई इंजीनियर नहीं होगा, कोई मैन्युफैक्चरर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उस केस में इस प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो स्टेट ने एक SOP डिफाइन करी, जिसके अंदर सारे मैन्युफैक्चरर्स आए जो इंटरेस्टेड थे, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि आपने इसको फॉलो करना है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपने अपने अपने फिटमेंट सेंटर्स खोलने हैं, ताकि जो जनरल पब्लिक है उनको सर्विस मिल सके। सर, अभी कितने जो है मैन्युफैक्चरर जो अभी एम्पैनल है? अभी जो एज ऑन डेट जो अपनी सारी कंप्लीट प्रोसेस
प्रोसेस कर चुके हैं, जिनके 6 के नाम हमारी साइट पे अवेलेबल हैं, और उनका जो एमआरपी है वो किस रेट पे कस्टमर्स को मैक्सिमम रिटेल में बिल कर सकते हैं, वो हमारी साइट पे जो vltd.odishatransport.gov.in है, या ट्रांसपोर्ट की साइट से भी VLTD का लिंक दिया है, जहां से वो साइट पे जा करके देख सकते हैं। और उनके सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, किस लोकेशन पे है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई भी जो पब्लिक एंड यूज़र है उसके पास राइट है कि वो किसी भी मैन्युफैक्चरर से वो डिवाइस लगवा सकता है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं और एम्पैनलमेंट प्रोसेस के अंदर आगे अपनी RFCs क्रिएट कर रहे हैं, अपनी BG की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, और वो भी रिसेंटली, मतलब आप हफ्ते 15 दिन के अंदर वो सारे मैन्युफैक्चरर्स एनरोल हो जाएंगे। तो आपके पास 12 to 13 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अभी करंटली एम्पैनल आपको मिल जाएंगे। तो ये फायदा होगा कि जब हम इतने सारे मैन्युफैक्चर होंगे तो कॉम्पिटिटिव रहेगा, मिलेगा, प्लस आपका जो एंड यूजर का एक्सपीरियंस रहेगा वो प्राइस ही मैटर नहीं करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी मैटर करेगा। स्टेट ने जो टेस्टिंग प्रोसीजर बनाया था वो टोटली ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर था, जिसके अंदर वही मैन्युफैक्चर अप्रूव हो पाया है जिसका प्रोडक्ट 3 डेज तक कंटिन्यूसली काम करता रहा है, और जो उसके अलर्ट्स हमने मॉनिटर करने थे वो टाइमली अलर्ट जनरेट हुए हैं। अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी तो उनको रेक्टिफिकेशन के लिए स्टेट ने वन टाइम उनको चांस दिया था, और जिन्होंने उसके अंदर उसको पार किया है वो वही लोग इसमें फिल्टर्ड होके कंटेंट जो पब्लिक को मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सर अभी हम ये जान सकते हैं कि एक व्हीकल है जो अभी ये VLTD लगाया हुआ है, उसको कैसे ट्रैक करते हैं हम, इस मॉनिटर के ऊपर कैसे देख सकते हैं? हाँ जी सर, अभी मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपके पास सारी गाड़ियाँ जिनके अंदर VLTD लगा हुआ है वो आपको देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आप इसको जूम कम करेंगे तो आपको एक क्लस्टर मैप के फॉर्मेट में दिखता है, ताकि आपके पास जो एप्लीकेशन के ऊपर जो आपकी स्पीड रहे वो तेज रहे। आपने किसी भी एक पर्टिकुलर गाड़ी को सर्च करना है तो हमने यहाँ पे आपको सर्च की ऑप्शंस दी हुई हैं, जहाँ पे आप गाड़ी के नंबर से उसको गाड़ी को सर्च कर सकते हैं। जब वो गाड़ी आ जाएगी आप उस पर टैप करेंगे तो वो पर्टिकुलर उसी गाड़ी को मैप के ऊपर सेंट्रलाइज करके आपको हाईलाइट कर देता है। उसके ओनर की डिटेल्स आपको यहीं पे नीचे फुटर में आपके पास ऑप्शन दी है, वहाँ पे आ जाती हैं। उसके नियरेस्ट कौन सी पुलिस कि गाड़ी या हमारा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। हमने एम्बुलेंसेस का डाटा भी सिस्टम के अंदर डाल दिया है, तो वो कौन सी एम्बुलेंसेस हैं वो भी हमारे पास सिस्टम में आ जाती हैं। डिवाइस की क्या हेल्थ है इस टाइम पे, कि डिवाइस की बैटरी तो नहीं डिस्कनेक्टेड है, उसके अंदर अगर डाटा स्टोर होना है तो कितना स्टोर वो कर सकती है, किस फ्रिक्वेंसी से वो डाटा सेंड कर रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके साथ जो नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स भी हमने इसमें एनलिस्ट किए हुए हैं, तो उनकी डिटेल भी हमारे पास, और रक्षक की इन्फॉर्मेशन हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देती है। यहाँ पे हमने इसी स्क्रीन पे हमने जो मेजर अलर्ट्स हैं, जैसे कि डिवाइस ओवर स्पीड करती है, हमने उनको यहीं पे ऊपर हेडर में ही पॉइंट कर दिया है कि जो गाड़ी ओवर स्पीड करेगी वो आपको यहीं पे क्लिक करके आप उसको इमीडिएटली देख सकते हैं। जैसे सर यहाँ पे एक गाड़ी दिखा रहा है कि वो ओवर स्पीड में है। हाँ जी, तो आप यहीं से उस गाड़ी को देख सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ पे है, और उसी गाड़ी को इमीडिएटली आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने इमीडिएटली कोई पुलिस कंट्रोल की गाड़ी आपके पास है वहाँ पे, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस गाड़ी को ट्रैक किया जाए कि इसमें क्यों ही ओवर स्पीड चल रही है। किस किस के लिए ये जो इंफॉर्मेशन आएगा बा, ये जो अलर्ट आएगा, ये किस किस के लिए जो ओवर स्पीड के अलर्ट्स हैं, हमने डैशबोर्ड का जो इंटरफेस है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे नोन में थे या जो मॉर्थनेट स्टैंडर्ड में दिए थे, उसके अलावा भी स्टेट ने एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनके लिए इंटरफेस बनाया है। उसमें जब वो लॉगिन करते हैं अपनी ऐप के अंदर तो उनके नियरेस्ट 200 मीटर्स के अंदर जो एक्टिव गाड़ियां होती हैं वो उनकी ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारी ERSS की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉगिन का इंटरफेस दिया गया है। ERSS का अपना जो डैशबोर्ड है, जो इमरजेंसी डैशबोर्ड 1022 नंबर पे चलता है, उस पर भी हमने फीड्स लाइव दी हुई हैं कि जब इमरजेंसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको डायरेक्ट लाइव फीड उनके इंटरफेस पे भी आएगी, प्लस हमने उनको भी इंटरफेस दिया है। ओवर स्पीड का तो अलर्ट आता है, ओवर स्पीड के अलावा और क्या क्या अलर्ट आता है ये जो मॉनिटर करते हैं? हमने टोटल 20 टाइप के अलर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, जिसके अंदर इग्निशन ऑन से लेकर के ओवर स्पीड से लेकर के बैटरी डिस्कनेक्ट से लेकर के बैटरी रिकनेक्ट से लेकर के बॉक्स ओपन से लेकर के टेम्पर करने के, पैनिक बटन की वायर काटने पे, इमरजेंसी बटन प्रेस करने पे, हार्स एक्सलेशन करने पे, हार्स ड्राइविंग करने पे, रेस्ट टर्न लेने पे और टिल्ट गाड़ी करने पे, ये सारे टाइप के अलर्ट्स की प्रोविजन हमने एप्लीकेशन के अंदर रखी है। सर कोई पैनिक बटन दबाया तो ये यहाँ पे मैसेज आ जाएगा या कैसे ये काम करता है? सर जब भी कोई भी पैनिक बटन दबाता है, अगर डिवाइस उस टाइम पे ऑनलाइन है, डिवाइस की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो उस फीड्स को सर्वर तक पहुंचाए। हमारे सर्वर पे जैसे ही, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। एक प्राइमरी सर्वर जनरेट किया गया है जिसपे आपके नॉर्मल लोकेशन पैकेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड में मेंशन किया है एक डेडिकेटेड सर्वर सेटअप अलग से किया जाता है, जहाँ पे हमारा जो इमरजेंसी का पैकेट का सर्वर पे पैकेट जो है वो रिसीव करता है और
इमीडिएटली वो हमारे प्रॉम्प्ट इस डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होता है, पैरेलली उसकी कॉपी ERSS के सर्वर पे हम फीड कर देते हैं, जहां से हमारे को ERSS जो है एक टिकट नंबर जनरेट कर देता है कि उनके पास वो कॉपी रिसीव हो गई है। जब कोई भी गाड़ी RTO अप्रूव कर देगा, उसके बाद उसके अंदर कोई भी पैनिक बटन को दबाएगा या उसकी वायर को डिस्कनेक्ट करेगा, हमारे सिस्टम से ERSS को डायरेक्टली फीड चली जाएगी। जब तक RTO अप्रूव नहीं करता है तब तक अगर कोई पैनिक बटन दबा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको जब भी डिवाइस इंस्टॉल करवा लेनी है, आपको अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी RTO के पास वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है, ताकि उसकी फिटमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। ये ना हो RTO अप्रूव हो चुका है, वो पैनिक बटन, ये VLTD और पैनिक बटन लगा चुका है, तो कोई अगर जो पैसेंजर है वो अभी डेंजर में है, वो पैनिक बटन दबाया, तो मैसेज, अलर्ट मैसेज कहाँ आएगा? सर, अलर्ट मैसेज जो है सबसे पहले जो जाएगा, जो व्हीकल ओनर है उसके पास जाएगा। ERSS के पास सबसे पहले जा रही है फीड, फिर व्हीकल ओनर के पास जा रही है, स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर आ रही है, जितने भी हमारे यूजर्स बैठे हैं इसके अंदर, और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको उसकी फीड जा रही है, जो उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, जो नियरेस्ट रक्षक है उसको ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, प्लस जो हमारा ट्रामा सेंटर्स हैं उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं। अभी हमारे पास जो डाटा लिमिटेड है, जैसे जैसे डाटा इस सिस्टम में डलता जाएगा वो भी सारे यूजर्स जो हैं इसमें डायनेमिकली ऐड किए जाते रहेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि जो गाड़ी वो कहाँ है और उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी पैनिक बटन दबता है, हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, कमांड कंट्रोल सेंटर का डैशबोर्ड, जहाँ पे चाहे आपने गाड़ी अभी प्लग करी है, उसके बाद उसकी फीड्स उस इंटरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। आपने अभी वायर लगाई है, डिस्कनेक्ट करी है, तो वो उस चीज़ को लॉक करता रहता है, ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन हो, लेकिन अभी गाड़ी तो आपकी फिटमेंट हुई नहीं है प्रॉपर, लेकिन इन बीच में भी आपकी गाड़ी में कोई पैनिक सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए हमने अपनी टीम को एक SOP बना के दी हुई है कि आपको जब भी कोई भी इंटरफेस पे पैनिक बटन आता है, अगर वो ERSS पे नहीं गया अभी, क्योंकि अभी तो इंस्टॉलेशन हो रही है, फिर भी आपने कंफर्म करना है ओनर से, मैन्युफैक्चरर से, ताकि वो जस्टिफाइड हो कि जो सिचुएशन है वो पैनिक ना हो। अगर आपको लगती है कि वो सिचुएशन पैनिक है तो इमीडिएटली हमारी टीम ERSS को डायरेक्टली कांटेक्ट कर देती है। तो ये सर, जब कोई विपद जो डेंजर में होगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसका जो गाड़ी है वो कहाँ है, और उसको ट्रैक कर सकते हैं। और पुलिस, जैसा आपने बताया कि पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, RTO के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो गाड़ी का ओनर है उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो हम जो डेंजर में, जैसे आपने बताया कि निर्भया केस के बाद इसको ये जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है सारा देश में। और अभी तो यहाँ पे जो आपका कितने टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, और इसको क्या दिन भर और 24 घंटा हम 24/7 चलता है, जिसके अंदर हमारा जो मैनेजर है वो ड्यूरिंग जो ऑफिस ST आवर्स हैं उसमें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। जो हमारा एक सिस्टम एक्सपर्ट है जो पूरे सिस्टम को रन करता है, हमने उनकी भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की हुई है। उसके साथ में हमारे 3 सुपरवाइजर्स 3 शिफ्ट में काम चलता है, तो हर शिफ्ट के लिए एक सुपरवाइजर डेडिकेटेड है। उसके अंडर हमारे हेल्प डेस्क के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 2 हमेशा ऑन ड्यूटी रहेंगे। इसके साथ में हमने कॉल सेंटर बिठाया हुआ है, जहाँ पे कॉल सेंटर पे जो भी क्वेरीज हैं कस्टमर की वो टैकल करेंगे। ये सारी टीम यहीं से 24/7 मॉनिटर होती है और एग्जीक्यूट करती है। सर, अगर कहीं पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उधर कैसे आपको ये जो व्हीकल को ट्रैक करेंगे? सर, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ड्यूल सिम होने के बावजूद भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डिवाइस के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी दी गई थी उसके अंदर डिवाइस रिकॉर्ड करेगी। जैसे ही उसको नेटवर्क मिलेगा वो सारा डाटा हमारे सिस्टम पे भेज देता है। हमारा सिस्टम हर पैकेट जो डिवाइस भेज रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है उसी फॉर्मेट में जिसमें उसने भेजा हुआ है। लेकिन अगर 2 दिन बाद वो जो नेटवर्क को आया तो आप कैसे उसको ट्रैक करेंगे, क्योंकि 2 दिन हो चुका होगा? सर, 2 दिन हो चुका, जब तक डिवाइस हमारे पास कांटेक्ट नहीं कर पाएगी तब तक हमारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो आपकी 112 स्कीम है या आपकी अदर इमरजेंसी सर्विसेज हैं, यूज़र उसको कॉल कर सकता है, या हमने सिटीजन्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जहाँ पे वो उस ऐप के ऊपर SOS फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकता है। अगर उसकी डिवाइस काम नहीं कर रही है, डिवाइस ख़राब हो जाती है, या कोई लेडी है अब बस में वो ट्रैवल कर रही है लेकिन वो वुमेन सीट पे नहीं बैठी है, किसी ऐसी सीट पे बैठी है और वो पैनिक बटन को प्रेस नहीं करना चाहती है, तो हमने एप्लीकेशन के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि वो अपने फ़ोन को हमारी मो यात्रा बस सुरक्षा जो ऐप है उसको ही एज ए डिवाइस जनरेट बना सकती है। जब तक वो उस बस में ट्रैवल कर रही है वो अपनी फ़ोन को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाएगी। नॉर्मली उनको अपना गाड़ी के अंदर बैठना है, अपना GPS ऑन करना है, उनका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, नियर बाई बसेस की इन्फॉर्मेशन वो उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर वो बस चलना शुरू है
और उनकी गाड़ी का और उनका फ़ोन का जीपीएस दोनों सिंक होंगे, तो उनके फ़ोन के अंदर ये फंक्शनलिटी आ जाएगी जहाँ पे वो अपने फ़ोन से ही एसओएस बटन दबाएंगी, और एसओएस बटन दबाने के बाद उनका फ़ोन भी ट्रैकेबल बन जाएगा, ताकि वो इन केस बस से रन आउट करती हैं या वो बस के अंदर ही ट्रैवल कर रही हैं तो जीपीएस अगर काम नहीं भी कर रहा है तो जो हमारी इमरजेंसी टीम है वो उनको ट्रैक कर सकती है और एंड पॉइंट तक पहुँच सकती है। निश्चित भाव में जमी आम शुणुले जे ये वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस केमिति काम करिवो एवं ये कमांड कंट्रोल रूम जोठू कि सबु किछि परिचालन हबो जेतेबेले गाड़ी रे ये डिवाइस लागिवो एवं ये डिवाइस को केमिति कंट्रोल करा जिवो, केमिति गोटे गाड़ी को जगार अच्छी से गाड़ी कौन कौन प्रोब्लेम रही बा जो डेंजर कथा आम कहूचे जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति विपद रे पड़िछि तांकु किमति उद्धार करा जाय परिवो, ए सबु किछि ए कमांड कंट्रोल रूम रे ही परिचालन हबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज सह कपिलेन्द्र प्रधान, ओटीवी।